नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BCDC 172 के चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। तो यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुन लीजिएगा, ताकि चीज़ें समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। इसके अलावा देखो, इस बुक की अगर बात करें तो इस बुक में हम एक भी लेक्चर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसलिए हर एक लेक्चर को ध्यान से सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में जेंडर, यानी कि हमारी जो डेली लाइफ है, जो हमारी रोज की दिनचर्या है, उसमें जेंडर किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो अगर आप देखिए, अपनी डेली लाइफ देखेंगे, अगर आप स्कूल लाइफ में थे तो आपने स्कूल लाइफ में देखा होगा किस प्रकार से स्त्री और पुरुष के साथ, यानी कि लड़की और लड़के के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता था। इसी प्रकार से अगर आप ऑफिस लाइफ में होंगे, जॉब कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा ऑफिस लाइफ में, यानी कि कार्यस्थल पर स्त्री और पुरुषों के साथ अलग अलग तरीके से पेश आया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपने घर में देखेंगे तो स्त्री और पुरुष के अलग अलग कार्यों के आधार पर उन्हें बांटा गया होगा। इसी प्रकार से आप सोसाइटी में देखेंगे तो सोसाइटी में भी स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग चीज़ें निर्धारित की गई होंगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे, एक जाति में चीज़ें अलग होती हैं और दूसरी जाति में चीज़ें अलग होंगी। किसी धर्म में जेंडर के आधार पर अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होगा और किसी धर्म में अलग तरीके से। इसी प्रकार से क्लास की बात की जाए तो अमीर वर्ग में, यानी कि उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार है, वो अच्छी शिक्षा ले रही हैं, वो ज़्यादा स्वच्छंद हैं, ज़्यादा स्वतंत्र हैं। जबकि जो निम्न क्लास की महिलाएं हैं, यानी कि गरीब परिवारों में जो महिलाएं हैं, उन्हें उतनी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती जितनी स्वतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता है, उन्हें उन्हें छोटे भाई बहनों को पालने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो एंड सो मोर चीज़ें होती हैं। इस तो आप देख सकते हैं आपकी डेली रूटीन में, यानी कि दैनिक दिनचर्या में, किस प्रकार से जेंडर अलग अलग तरीके से अलग अलग भूमिका निभाता है। इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करने जा रहे हैं कि डेली रूटीन में वो कौन कौन से कारक हैं जो जेंडर को प्रभावित कर रहे हैं। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जो कि सिर्फ हमें यही बता रही है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इतना तो आपको पता चल गया चैप्टर के नाम को देखकर कि किस प्रकार से डेली रूटीन में जेंडर प्रभावित कर रहा है। देखिए, एक मनुष्य होने के नाते हम सभी को मनुष्य से एक मनुष्य जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि वो जेंडर है। जेंडर का मतलब वो स्त्री है या पुरुष है। यानी कि हमें एक मनुष्य होने के नाते ह्यूमनिटी से पेश आना चाहिए। ये किसी से इसलिए पेश नहीं आना चाहिए कि वो स्त्री है, पुरुष है। आए दिन आप देखते हैं कि कई बार स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और पुरुषों के साथ ऑफिस में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट ये रहती है, यार ये लड़की है तो इसलिए इसके साथ अच्छा व्यवहार होता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पुरुषों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, जैसे परिवार में, और महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। तो ऐसे में महिलाओं को भी लगता है, यार देखिए पुरुष है और इसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। लेकिन बात ये आती है कि हम सभी ह्यूमंस बीइंग को ह्यूमनिटी के नाते एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, ना कि स्त्री और पुरुष के आधार पर। तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, वरना समाज में एक वर्ग हमेशा उपेक्षित रहेगा। शायद कभी स्त्री का नंबर आएगा और कभी पुरुष का, लेकिन समाज में जो उपेक्षा का शिकार रहेगा, समाज में वो अपनी भूमिका नगण्य समझेगा, जिसकी वजह से समाज में हिंसा व्याप्त रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि समाज में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जेंडर को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, जेंडर की भूमिका को और भी ज़्यादा समाज की गहराइयों तक ले जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि समाज का वो कौन सा दृष्टिकोण है, जो समाज की वो कौन सा नजरिया है, समाज के सोचने का वो कौन सा तरीका है, जो समाज में जेंडर को सहमति देता है, जो समाज में जेंडर को प्रभावित कर रहा है। जैसा कि हेडिंग लिखी है, सामाजिक निर्मिति। तो सामाजिक निर्मिति क्या होती है, यानी कि समाज में जेंडर के दृष्टिकोण को कौन निर्मित करता है, कौन बनाता है, कौन क्रिएट करता है। तो समाज में जाति, वर्ग, धर्म, कम्युनिटी, गोत्र, ये सारी चीजें जेंडर के आधार पर लोगों को वर्गीकृत करती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। तो कह रहा है कि जब भी हम समाज में बात करेंगे तो हम कई बार ये सोचते हैं कि समाज में ना वास्तविकता जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, समाज में रियलिटी जैसी कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि समाज अपने एक अलग सोच से चलता है। एक ही घटना होगी और अलग अलग लोग उसके लिए अलग अलग राय देंगे। फिर प्रश्न ये उठता है कि समाज ने आखिर किस हिसाब से एक चीज़ को निर्मित किया, आखिर समाज ने किस हिसाब से किसी चीज़ को क्रिएट किया। क्या किसी समाज का दृष्टिकोण सामाजिक निर्मिति को आकार धारण करता है, यानी कि सोसाइटी जिस चीज़ को एक्सेप्ट करती है वही उस समाज का दृष्टिकोण बन जाता है। सोसाइटी जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है वो उस समाज का दृष्टिकोण नहीं बन पाता है। तो आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो सोसाइटी को एक्सेप्ट करने पे और रिजेक्ट करने पर जोर देती हैं। तो ऐसे में अपने आप में ये प्रश्न उठता है कि ये चीज़ें कैसे प्रभावित होती हैं। तो देखिए, समाज में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, अगर हम उन विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन करें, विभिन्न घटनाओं का अनुभव करें, तो हमें ये पता चलेगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्सनली रूप से प्रभावित करती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामाजिक रूप से प्रभावित करती हैं। जो कुछ भी हमारे साथ प्रतिदिन घटित होता है दुनिया में, समाज में, तो हम उस चीज़ को पहले देखते हैं और फिर अपने नज़रिए के हिसाब से
उसके ऊपर अपना व्यू देते हैं, अपनी समझ के चश्मे के आधार पर उसे छानते हैं। जैसे अगर मेरी समझ पॉजिटिव है तो मैं कहूँगा चल जाने दे यार, होता तो रहता है ना। लेकिन अगर कोई बंदा रूढ़िवादी है तो रूढ़िवादी वाला बंदा पता है क्या सोचेगा, ऐसा कैसे हो गया। जैसे कोई लड़की 8 बजे के बाद जॉब करके आ रही है, तो गली में जो रूढ़िवादी लोग होंगे वो कहेंगे ये देखो रात इतनी हो गई है और उसके बाद ये लड़की आ रही है। वहीं जो पॉजिटिव सोच वाले होंगे वो ये सोचेंगे देखो इस लड़की ने अपना घर संभाल लिया है। तो चीज़ एक ही है लेकिन लोगों की अलग अलग राय इसके लिए हो सकती है। दुनिया या वस्तुओं के बारे में जो ये निर्मिति होती है यानी कि समाज का जो नजरिए का निर्माण होता है, ये अलग अलग तरीके से होता है। इस अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि जिस समाज में जो समूह ज़्यादा प्रभावशाली होगा, चाहे वो जिस जाति का हो, जिस वर्ग का हो, जिस कम्युनिटी का हो, जिस धर्म का हो, उसकी सहमति ही समाज के दृष्टिकोण का निर्माण करेगी। जैसे कि अगर कोई सोसाइटी है जो शिक्षित वर्ग की है, उच्च वर्ग के लोग रहते हैं उसमें सारे के सारे, तो वो वहाँ पर ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना नहीं दिखेगा। हालांकि कई जगह दिखेगा, कुछ जगह तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी वाली कॉलोनी होगी जहाँ पर लोग लोअर क्लास के लोग होंगे, जहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा होंगे, आप वहाँ पर देखेंगे कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होगा। इवन महिलाओं को पूरी तरीके से आर्थिक निर्भर जो होना पड़ता है वो पुरुषों के ऊपर ही होना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज़ के लिए, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए उन्हें हाथ फैलाना पड़ता है। तो ऐसे में मैं कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ सामाजिक निर्मिति एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपने डेली रूटीन को समझते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जाति, वर्ग, धर्म, कम्युनिटी, गोत्र चीज़ों को वर्गीकृत करते हैं और इसके आधार पर समाज के दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। तो इतनी बात तो आपको पता चल गई कि सामाजिक निर्मिति क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आगे चैप्टर में ना सेक्स और जेंडर के बारे में बताया है। तो यदि आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ के बारे में खुलकर चर्चा करी है, तो मैं यहाँ पर लेक्चर को बड़ा नहीं करूँगा। तो जेंडर और सेक्स में क्या अंतर है इसके लिए आप चैप्टर नंबर 1 को सुनिए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। फिर भी 2 लाइन में मैं बात खत्म करता हूँ कि जब मैं बात करता हूँ सेक्स की यानी कि लिंग की, तो ये बायोलॉजिकल होता है जिसमें स्त्री और पुरुष गुणसूत्र के आधार पर बटे होते हैं। जबकि जब मैं बात करता हूँ जेंडर की, तो समाज लिंग को जेंडर बनाता है, यानी कि जब एक लड़की के साथ लड़की जैसा व्यवहार किया जाता है तो हम कहते हैं ये सामाजिक रूप से जेंडर है। लेकिन एक लड़की जो पैदा हुई है और एक लड़का जो पैदा हुआ है, उसके आधार पर वो सिर्फ उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो सेक्स को लेकर हैं, यानी कि एक मेल है और एक फीमेल है। तो जेंडर समाज द्वारा निर्मित है, जबकि जो लिंग है यानी कि सेक्स है वो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। बस बाकी चीज़ें आप फर्स्ट चैप्टर से सुनिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हम ये बात करते हैं कि जेंडर की सांस्कृतिक निर्मिति क्या है। तो देखिए, जेंडर एक बहुत जटिल घटना है। आपको लगता है बहुत आसान है लेकिन ये बहुत ज़्यादा उलझी हुई चीज़ है। और जब हम इसको देखते हैं तो ये सामाजिक रूप से तो बनता है, लेकिन इसको जो निर्धारित किया जाता है ना वो सांस्कृतिक रूप से किया जाता है। अब बात ये आती है कि संस्कृति है क्या। तो हमारे डेली रूटीन में जो हमारा खाना पीना है, ओढ़ना है, सोने के तरीके हैं, बातचीत के तरीके हैं, त्यौहार मनाने के तरीके हैं, रीति रिवाज के तरीके हैं, ये सब चीज़ें संस्कृति कहलाती है। और हर संस्कृति में अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें होती हैं। संस्कृति जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, चाहे वो संगठन में हो, परिवार में हो, संस्थाओं में हो, कहीं पर भी हो, संस्कृति हर चीज़ को प्रभावित करती है। ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल सोल आने सत्य है। इसका मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति अपना सामाजिक विकास करता है, सोशल डेवलप्ड होता है, तो व्यक्ति स्त्री के आधार पर, पुरुष के आधार पर जेंडरीकृत होता जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्या, संस्कृति। ऐसे में संस्कृति के संबंध में जेंडर की निर्मिति को निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। जैसा कि पहला पॉइंट यह है, जेंडर की जो निर्मिति है प्रभुत्व के तंत्र को क्या करती है, सहारा देती है। यानी कि समाज में डिसीजन कौन लेगा, ये समाज की एक संस्कृति बन गई है कि समाज में डिसीजन पुरुष लेगा। कि जेंडर की श्रेणियां ना तो कभी तरीके से निष्पक्ष होती हैं ना कभी समान। अगर हम ये सोचें कि जेंडर के आधार पर हम निष्पक्ष रूप से निर्णय लेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। हमारी संस्कृति ही ऐसी हो गई जिसमें हम पुरुष को रखते हैं एक ऐसी अवस्था पर जहाँ से सारी डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास होगी। पुरुष और महिला के बीच में असमान संबंध होंगे, संसाधनों और शक्ति तक जो पहुंच होगी वो पुरुषों की होगी। हर भूमिका में पुरुष और महिला के आधार पर अलग अलग चीज़ें होंगी। लाइक डेट अगर एक ऑफिस है तो उसमें पर्सनल असिस्टेंट पर महिलाओं को ही रखा जाएगा, रिसेप्शन पर महिलाओं को ही रखा जाएगा। जबकि जो उच्च निर्णय होंगे, मैनेजमेंट वाली भूमिका होगी, उसमें 99% पुरुषों को रखा जाएगा। तो जो जेंडर की निर्मिति है ये प्रभुत्व को सहारा देती है। यानी कि ये एक तरीके से एक जेंडर को तो प्रभुत्व की भूमिका में रखती है, जबकि दूसरे जेंडर को सबऑर्डिनेट की भूमिका में रखती है। तो ये एक संस्कृति सी बन गई है कि जहाँ पर भी आपको निर्णय लेने होंगे, डिसीजन मेकिंग पावर होगी, वहाँ पर आपको पुरुष ही दिखाई देगा। दूसरी चीज़ ये है, जब हम जेंडर की निर्मिति की बात करते हैं तो ये पर्सनल अभिव्यक्ति हो जाती है। नारीवादी ये कहते हैं कि चाहे संस्कृति के आधार पर देख लो, आप भाषा के आधार पर देखो, राजनीति के आधार पर देखो, पुरुषों को ही ज़्यादा अधिकार मिलते हैं जबकि महिलाओं को कहीं पर भी अधिकार नहीं मिलते हैं। खुद राजनीति जब महिलाओं के अधिकारों की बात करती है तो राजनीति खुद अपने यहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं देती है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जेंडर के आधार पर
एक अलग प्रकार की सोच होनी चाहिए, एक अलग प्रकार से पर्सनली लोगों की सोच होनी चाहिए, ताकि जो जेंडर समाज की गहराई में जड़ जमा चुका है उसे तोड़ा जा सके और महिलाओं को भी उचित शिक्षा माध्यम देकर समाज में सशक्त किया जा सके। इतना ही नहीं, अगर हम व्यक्तिगत विचारों की बात करें तो हमें यह देखना पड़ता है कि किसी बंदे का जो व्यक्तिगत विचार है वो किन चीज़ों से प्रभावित हुआ। यानी कि देखो, अगर किसी बंदे की जो सोच है वो सोच ऐसी नहीं आती है, वो सोच के लिए समाज ही जिम्मेदार होता है। जैसे एक लड़की है, उसे बचपन से सिखा दिया जाता है क्या कि तुझे सेवा भाव रखना है, तुझे करुणा भाव रखना है, तुझे दयालु भाव रखना है, तो वो स्त्री वैसी हो जाती है। जबकि नया जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो उस पहचान को लेकर ही आगे चलेगा जो समाज द्वारा उस पर थोपा जाएगा। यानी कि एक छोटी सी लड़की के साथ लड़के जैसा व्यवहार किया जाए तो डेफिनेटली सक्षम होगी, मजबूत होगी। जैसे कि आजकल महिलाओं को अपने क्या है, सेल्फ डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो पुरुषों पर भारी पड़ रही हैं। तो सिंपल सी बात ये आती है कि समाज व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये चीज व्यक्ति के पर्सनल दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। जैसे कि यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है बॉक्स में, जहाँ पर एक किन्नर है एग्नेंस। अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो जननांग थे वो पुरुष आधारित थे, लेकिन ये महिला आधारित होना चाहता था। तो ऐसे में जो समाज इसके साथ व्यवहार कर रहा है ये सामाजिक निर्मिति है, लेकिन ये अपने लिंग को चेंज करवाना चाहता है ताकि इसके अंदर पूरी तरीके से स्त्रीत्व आ जाए। तो इस प्रकार से समाज में अपने आप को लीगलिटी देने के लिए ऐसा करवा रहा है। और आजकल बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं अपना जेंडर चेंज करवा भी रहे हैं। बहुत सारे लोग, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं जिनका लगाव पुरुष के साथ ही है। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां जिनका लगाव स्त्रियों के साथ ही है, लेस्बियन और गे कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे किन्नर भी ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से अपने जेंडर को परिवर्तित कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक कहानी किसकी है, एग्नेस की, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं कि एक व्यक्ति वेस्ट है और एक है जिम्मर मैन। ये दोनों एक केस स्टडी करेंगे। ये केस स्टडी ये होगी कि लिंग, लिंग श्रेणी और जेंडर किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पर देखेंगे कि एक लड़का है एग्नेस। एग्नेस की बात की जाए तो 17 साल की उम्र में एग्नेस ने एक स्त्री की पहचान ग्रहण करी। उसने कुछ वर्षों बाद जेंडर निर्मिति को समझा और लिंग परिवर्तन के लिए उसने सर्जरी करवाई। उसके पास पुरुष के जननांग थे, यानी कि उसके जो अंग थे वो पुरुष वाले थे। वह अपने आप को औरत के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था और इसीलिए उसने ये सर्जरी करवाई थी। सामाजिक रूप से निर्मित स्थिति में वो स्त्रीवाचक अभिलक्षणों को सीखना चाहता था। यानी कि अगर समाज में कोई स्त्री है तो इसके लिए उसे पता क्या करना पड़ेगा, स्त्री जैसा व्यवहार सीखना पड़ेगा। तो उसने स्त्री जैसा व्यवहार सीखा कहाँ से, सोसाइटी से। और अपने जो जननांग को बदलवाया वो कैसे, टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी कि मेडिकल साइंस से। तो ऐसी चीज़ें समाज में घटित हो रही हैं जिससे पता चलता है कि समाज किस प्रकार से चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। आगे चैप्टर में समाजीकरण के बारे में बताया जाएगा। समाजीकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक शिशु के सोचने का तरीका बदल जाता है, उसके जीने का तरीका बदल जाता है। 6 महीने तक के बच्चे को शिशु कहते हैं जब उसके अंदर बोध नहीं होता, लेकिन समाज उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है इसके आधार पर वो लड़का और लड़की बनता है। तो एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना अलग नहीं रह सकता। और जब हम सामाजिक प्राणी होने के अर्थ की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखिए, सामाजिक प्राणी का मतलब है क्या हमारे अंदर सामाजिक मूल्य हैं, क्या हम सामाजिक मानकों, सामाजिक रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं, जिन प्रथाओं का, जिन परंपराओं का हमारा समाज पालन कर रहा है क्या हम भी उन्हीं चीज़ों का पालन कर रहे हैं। जब हम इन सब चीज़ों का पालन कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, यानी कि इस सोसाइटी के हिसाब से हैं। और जो बंदा इस सोसाइटी के हिसाब से नहीं होता फिर वो वहाँ से पलायन कर जाता है, प्रवास कर जाता है। तो ऐसे में जो जेंडर की भूमिका है ये भी समाजीकरण में प्रभावित करती है। और समाजीकरण ही महिलाओं के शोषण का एक साधन है। समाज में कुछ रूल और रेगुलेशन इस हिसाब से बना दिए जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी समाज उसका पालन करता रहता है, चाहे उसमें उसका खुद का ही नुकसान हो। जैसा कि स्टैनले और वॉइस तर्क भी देते हैं कि जो जेंडर की भूमिका है, जो लैंगिक भूमिका है, इसमें स्त्रीत्व के अलग गुण दे दिए गए हैं और पुरुषत्व के अलग गुण दे दिए गए हैं, जिसके माध्यम से स्त्री के साथ अलग व्यवहार होता है और पुरुषों के साथ अलग व्यवहार होता है। परिणाम ये होता है कि स्त्रियों का बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक चीज, जेंडर की सांस्कृतिक निर्मिति क्या है, आई होप से इस प्रश्न का उत्तर आप देने में सक्षम है। समाजीकरण को परिभाषित कीजिए, तो एक पैराग्राफ था उसको मैंने चर्चा कर ली। आगे चैप्टर में ये है कि अगर मैं एक छोटी बच्ची की बात करूं तो एक छोटी बच्ची को किस प्रकार से समाज ये तय कर देता है कि हाँ भाई तू स्त्री है और तुझे स्त्री की तरह जीना है। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि एक छोटी सी जो बच्ची होती है उसके बचपन से उसके मन में ये भर दिया जाता है कि वो पराया धन है, जहां वो रह रही है इसका मायका है, उसका जो असली घर होगा वो होगा ससुराल। तो हमारे देश की बात की जाए, जो कि हमारा देश पितृसत्तात्मक है, पुरुष प्रधान है, ऐसे में एक छोटी सी बच्ची का समाजीकरण होता है और समाज उस पे ऊपर ये थोप देता है कि भैया देखो, आप एक स्त्री हो और आपको एक स्त्री की तरह जीना होगा। सांस्कृतिक रूप से ये मान लिया जाता है कि पिता बीज प्रदान करने वाला होता है, माता धरती का प्रतीक होती है जो बीज को धारण करती है और उसका पोषण करती है। इस प्रकार से चाहे परिवार हो, चाहे नातेदारी हो, चाहे समाज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे
कोई ऑफिस हो, हर जगह स्त्री और पुरुष के मन में ये भर दिया जाता है कि वो स्त्री है इसलिए वो ये कार्य कर रही है, वो पुरुष है तो वो इसलिए वो कार्य कर रहा है। बसों में देख लीजिए आप, महिला को ये एहसास कराया जाता है कि महिला कमजोर है, तभी तो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं कि ये फलानी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, महिला बैठेगी, और महिला उस सीट पर बैठती भी है। जबकि महिला और पुरुष एक समान है। जब महिला और पुरुष एक समान है, जब हम ये कह रहे हैं, तो फिर महिलाओं को आप सुरक्षा के नाम पर ये क्यों दिखा रहे हो कि वो कमजोर है? महिलाओं को सुरक्षा नहीं, महिलाओं के मन में रखा जा रहा है कि तू कमजोर है, तो खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए बैठ। तो ये चीजें एक तरीके से तो समाज को मजबूत कर रही हैं, लेकिन दूसरा तरीका देखा जाए तो समाज में ये भी है कि ये चीजें इस तरीके से प्रभावित कर रही हैं। तो देखिए, लड़की और मायका, एक छोटी सी बच्ची को कैसे ये दिखाया जाता है समाज के द्वारा कि वो लड़की आखिर लड़की है। तो देखो, अस्तित्व की निर्मित सबसे ज्यादा पैदा होती है घर से। घर परिवार में ऐसे बहुत सारे मुहावरे, ऐसी बहुत सारी लोकोक्तियां, ऐसे बहुत सारे कहावतों का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से स्त्री को ये दिखाया जाता है वो स्त्री है। उदाहरण के लिए, ऐसे माता पिता जिनकी केवल एक ही संतान होती है और वो भी बेटी होती है, तो प्राय वो कहते हैं हमारा तो भविष्य अंधकार में है, हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, ये तो पराया धन है, ये चली जाएगी तो हम बुढ़ापे में कैसे रहेंगे। तो ऐसे में स्त्री ना अपने आप को, वो लड़की पता है अपने आप को क्या मान लेती है कि यार वाकई में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये मेरा असली घर है ही नहीं। तो वो अपने इस घर को अस्थायी मानती है, उसकी धारणा ये बन जाती है कि शादी के बाद ही उसका भविष्य बनेगा। तो ऐसी जो मुहावरे हैं, ऐसी जो प्रथाएं हैं, ये एहसास करवाती हैं कि लड़कियों की सजता है वो मायके में कम है और वो बाद में ससुराल में स्थानांतरित हो जाएंगे और ससुराल ही उनका अपना घर होगा। उड़ीसा में एक कहावत है कि घी के साथ बेटी, यानी कि जिस प्रकार से जो घी है और जो बेटी है दोनों ही मूल्यवान हैं, अगर इन्हें सही समय पर नहीं निपटाया गया तो दोनों ही बदबू मारेंगे। इसी प्रकार से दुर्गा पूजा होती है, हमारे यहाँ गौरी पूजा होती है, जो कि ये दिखाया जाता है कि ये घर वापसी है, यानी कि 9 दिन माता रहेंगी, उसके बाद माता की हम विदाई कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से जो लड़की है वो शादी के बाद अपने घर आएगी और कुछ दिनों बाद हम उसकी विदाई कर देंगे। तो ये त्योहार तमाम अनुष्ठान हैं जिनके अगर डीपली अध्ययन किया जाए तो इससे पता चलता है कि पहले माता को बुलाएंगे पहले नवरात्रों में, फिर कहेंगे अब माता अपने घर जाए, उन्हें सिरा देंगे। ऐसा कैसे होता है भाई? तो छोटे छोटे बच्चों के मन में बचपन से ये बात आ जाती है कि उन्हें अपने माँ का घर छोड़ना है। उन्हें इसी त्योहारों के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा, रक्षाबंधन, भैया दूज, सावन में लाया जाएगा और बाकी दिन उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो एक छोटी लड़की की जो निर्मित की शुरुआत यहीं से हो जाती है, उसे यहीं से एहसास हो जाता है कि मायके की सदस्यता महज उसकी अस्थायी है, और यहीं से लड़की का समाजीकरण शुरू होता है। हालांकि समाजीकरण की जो प्रक्रिया वो दो टाइप से होती है, एक यौवन पूर्व और एक यौवन के बाद। तो यौवनपुर जब एक बच्ची होती है वो, तो उसके मन में ये चीज़ें आती हैं, और उसके बाद जब वो किशोर हो जाती है तो जब उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं तो उसके आधार पर भी उसे भेदभाव किया जाता है। आप एक केस स्टडी देख सकते हैं कि नवरात्रों में जब कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है तो वहाँ पर भी भेदभाव किया जाता है, किशोर कन्याओं की पूजा नहीं की जाती, कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाएगी। और उन्हें जो गिफ्ट भी दिए जाएंगे वो उन्हें कैसे गिफ्ट दिए जाते हैं, उन्हें वैसे गिफ्ट दिए जाते हैं जो एक लड़की वाले होते हैं। उनको जो खिलौने भी दिए जाएंगे तो एक लड़की वाले होंगे, उनके उस दिन पैर छुए जाएंगे। तो ऐसे में उन्हें ये लगता है कि आज उनका विशेष दिन है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल क्या है, परे है। तो किस प्रकार से मायका समाजीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात आई होप सो आप चीज़ें समझ में आ गए होंगे। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं हमें ज़रूर बताइए। बाकी मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक एक चीज़ डीपली तरीके से बता पाऊँ, बट टाइम लिमिट कम होने की वजह से कई बार चीज़ें तेज़ी से चलानी पड़ती है, क्योंकि अगर इन चैप्टरों को आप पढ़ोगे तो 1 से 1.5 घंटे के चैप्टर हैं, बट फिर भी हम इन्हें 20 से 25 मिनट के अंदर कवर कर रहे हैं। फिर भी सारी चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं, तो आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप एक बार दो बार चीज़ों को समझिए, चीज़ें डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे पैराग्राफ में लैंगिक पृथक्करण का व्यवहार बताया जा रहा है, यानी कि समाज में किस प्रकार से लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो देखो, लिंग के आधार पर जब आप भेदभाव देखोगे तो महिलाओं और पुरुषों के आधार पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे पर्दा प्रथा सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है। तो पर्दा प्रथा या महिलाओं को अलग रखने की जो प्रथा है, ये कम्युनिटी में एक दरार सी पैदा कर देती है। इसके साथ साथ महिलाओं के कार्य अलग तरीके से होते हैं और पुरुष के कार्य अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बांग्लादेश का एक उदाहरण दिया गया है कि बांग्लादेश में महिलाओं के साथ अलगाव व्यवहार किया जाता है। लेखक बताता है कि बांग्लादेश में जो गरीब महिलाएं हैं, इन्हें दोहरे तौर पर अपने संबंध रखने पड़ते हैं। गरीब महिलाएं निष्क्रिय मानी जाती हैं, उन्हें कमज़ोर मानी जाती हैं और उनके नाम पर उन्हें टारगेट किया जाता है। महिलाओं को सांस्कृतिक रक्षा और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं को जीवित रहने के लिए हमेशा पुरुषों के संरक्षण की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं,
पुरुषों की दया पर वो निर्भर होती हैं, परिणामतः उनका शोषण दबाकर किया जाता है। तो ये जो लैंगिक पृथक्करण का व्यवहार है, बचपन से ही स्त्री के मन में ये भर दिया जाता है कि उसकी भूमिका घर को संभालने वाली है, लेकिन उससे फ्री फंड में इतना सारा काम करवाया जाता है और उसके बाद भी उसके ऊपर लाचार होने का ठप्पा ठोक दिया जाता है। आप श्रम बाजार में देख लीजिए, जहां पर बड़े पैमाने पर नौकरियां लोगों को दी जा रही हैं, लेकिन मजदूरी में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, कार्य की प्रकृति में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, कुछ कार्य सिर्फ पुरुषों के लिए ही रखे गए हैं, जब महिलाओं को उन कार्यों से वंचित किया जा रहा है। ऐसे में जब हम श्रम बाजार की ओर देखते हैं तो महिला और पुरुषों के बीच गहरी खाई दिखाई देती है। परंपरागत रूप से यही माना जाता है कि महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर रहना चाहिए। परिवार में जितनी महिलाएं होंगी उन्हें संसाधनों तक पहुंच अपने पुरुषों के माध्यम से ही होती है। उनकी बेसिक नीड से लेकर उच्च स्तर की चीजों तक के लिए उन्हें पुरुषों पर ही डिपेंड होना पड़ता है। महिलाओं की अगर मेजोरिटी की बात की जाए तो उस आधार पर उन्हें रोजगार नहीं है। अगर रोजगार है भी तो बहुत मेहनत कश है और वहां पर भी बड़े पैमाने पर उनका शोषण होता है। देखा जाए तो कृषि में महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान है, लेकिन साइंस और टेक में महिला का योगदान बहुत कम है। लेकिन कृषि क्षेत्र में भी जो महिलाओं का योगदान ज़्यादा है, उसका कारण ये है कि वो अपने पतियों के साथ मिलकर वहाँ पर काम धंधे में हाथ बटा रही हैं और कहीं न कहीं जो उनकी गरीबी है, उसकी वजह से ही उनका अनुपात यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। फिर भी पुरुषों की बात की जाए तो जुताई करेंगे, सिंचाई करेंगे, बाकी सारे जो कार्य हैं जैसे बुआई, पौधों की देखभाल, कटाई, ये सारे कार्य महिलाएँ करेंगी। महिलाओं को खेती में एक आरक्षित सेना की तरह माना जाता है और श्रम बाजार से उन्हें बाहर रखा जाता है। तो अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, ये चीज हमें ये बता रही है कि लिंग पृथकीकरण किस प्रकार से समाज में जेंडर की भूमिका को और भी ज्यादा मजबूत करता जा रहा है। आगे पैराग्राफ में श्रम विभाजन की बात की गई है। तो जब हम श्रम विभाजन की बात करेंगे तो जितना हमने पढ़ा है सिर्फ उतना ही यहाँ पर और पढ़ना है। बट यहाँ पर अफ्रीका की केस स्टडी देकर बताया जाएगा। अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका में महिलाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रखी है कि वही घर का पालन पोषण करेंगी, वही अपने पति को खिलाएंगी। हमारे यहाँ पर भी कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रथाएं हैं। अफ्रीकी घरों में जो नकदी फसल होती है इनको बढ़ावा दिया जाता है, व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है और इसमें महिलाओं की भूमिका होती है। लेकिन महिलाओं को जो ये भूमिका होती है इसके लिए वो सिर्फ वर्क करती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें पैसा नहीं मिलता। महिलाओं के कार्य को मानसिक श्रम माना जाता है और इतना ही नहीं, उनको प्यार का श्रम कहा जाता है। यानी कि महिलाएं जो बड़े पैमाने पर डेली रूटीन में वर्क कर रही हैं, उसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा। वो घर में पतित्व की भूमिका, एक मातृत्व की भूमिका को अदा कर रही हैं, उसके लिए उन्हें पैसा नहीं मिल रहा। और बदले में उन्हें पता है क्या कह दिया जाता है? बदले में उन्हें कह दिया जाता है ये तो तेरा प्यार का भुगतान है। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है कि परिवार में स्त्रियां गैर भुगतान वाले कार्यों को करती हैं जिसे प्यार का श्रम कहा जाता है। तो इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने पढ़ाई। लास्ट वाले पैराग्राफ में अफ्रीका के बारे में जो चीज़ हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, बस उसी चीज़ों की बात है कि किस प्रकार से अफ्रीका में महिलाएं कृषि आधारित भूमिका में अपना भूमिका अदा कर रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने घर की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, लेकिन बदले में उसके लिए उन्हें शारीरिक श्रम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्हें प्यार का श्रम माना गया है कि महिला जितने भी कार्य कर रही है वो भावुक होकर कर रही है, वो अपने परिवार के लिए कर रही है, इमोशनली टाइप से कर रही है, जिसके लिए उसे भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर एक केस स्टडी दी भी गई है प्यार के श्रम पे। क्या आपके कई बच्चे हैं? एक डॉक्टर पूछता है एक महिला से। तो महिला कहती है ईश्वर ने मुझसे मुंह मोड़ रखा है। जन्म ले चुके 15 बच्चों से में से केवल 9 जीवित हैं। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं जनसंख्या? यानी कि एक औरत से एक डॉक्टर पूछ रहा है आपके कई बच्चे हैं क्या? तो कहती है ईश्वर ने ना मुझसे मुंह मोड़ रखा है, 15 बच्चे पैदा हुए थे, 9 ही जीवित हैं। तो वो पूछता है उससे कि आपकी पत्नी कार्य करती है? नहीं, वो घर पर रहती है। यानी कि एक आदमी है जिससे पूछा जा रहा है आपके कितने बच्चे हैं, तो कह रहा है मेरे 15 बच्चे हैं और 15 में से ना 9 मर गए और 9 जिंदा हैं, बाकी 6 मर गए। तो पूछता है डॉक्टर आपकी पत्नी कार्य करती है? तो कहता है नहीं, घर पर रहती है। तो वो अपना दिन कैसे बिताती है? डॉक्टर पूछता है। वो कहती है सुबह 4 बजे उठती है, पानी भरती है, लकड़ी काटती है, आग जलाकर नाश्ता तैयार करती है, कपड़े धोने के लिए नदी जाती है, इसके बाद वो अनाज पिसवाने कस्बे में जाती है और जिस चीज़ की जरूरत होती है उसे बाजार से खरीद कर लाती है, दोपहर का भोजन पकाती है। तो क्या आप दोपहर में घर आते हैं? वो कहता है नहीं नहीं, मैं खेतों में मेरे लिए खाना लेकर आती है, घर से 3 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद वो क्या करती है? मुर्गियों और सूरों का भी ध्यान रखती है। तो इतना सारा काम करती है और रात में सोने चली जाती है। तो वो कहता है नहीं, रात को सोने नहीं जाती, वो मेरे पास आती है और मेरी सेवा भी करती है। वो कह रहा है अबे इतना सारा काम करती है फिर भी तू ये कह रहा है कि महिला कोई काम नहीं करती? तो कहता है अरे ये तो प्यार का श्रम है, मैंने बताया ना वो कुछ नहीं करती, घर पर ही रहती है, सचमुच कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ है। तो हाउस वाइफ का टैग देके इस प्रकार से महिलाओं को शोषण किया जाता है। तो इस चैप्टर से आप ये बात समझ गए कि किस प्रकार से डेली रूटीन में महिलाओं को अलग अलग तरीके से, तौर तरीके से परिभाषित किया गया है और डेली रूटीन में हर जगह उनका शोषण हो रहा है। तो आई होप से इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न बनता है तो उस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं।
चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है और पहली यूनिट भी यहीं पर ख़त्म होती है। तो पहली यूनिट में 4 चैप्टर थे, चारों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी 2 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे और 2 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने आपको चारों चैप्टर इसलिए करवा दिए हैं। इसके अलावा यदि आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको असाइनमेंट वगैरह भी आपके यहीं से बन जाएंगे, अगर आप चीज़ें पहले से समझ रहे हैं। अदरवाइज और बच्चों की तरह आपको भी 50-50, 100-100 रुपये में असाइनमेंट खरीदने पड़ेंगे या फिर दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो आप चीज़ों को पढ़िए, तरीके से समझिए, जो ना समझ में आए वो हमसे पूछिए। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझाने की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।